नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायलियों के बीच में कहा कि जानते हैं यहां कौन आ रहा है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इंडिया से और इंडिया में हम लोग इमेंसली पॉपुलर हैं। हमारा जो देश है इजराइल है वो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। नेतन्याहू साहब, आपको एक बात बता दूं, मैं इंडिया में बैठकर ये बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपकी एजेंसी बहुत सारे पत्रकारों को पैसा देती है। मैं जानता हूं कि आपके एम्बेसी में बहुत सारे पत्रकार उठते बैठते हैं और वो आप तक ये खबरें पहुंचाते रहते हैं, लेकिन जान लीजिए इंडिया के अंदर भक्तों को छोड़कर और कोई ऐसा नहीं है जो इजराइल को पसंद करता है। और इंडिया में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसका दिल फलस्तीन के लिए धड़कता है। अब इन भक्तों ने तमाशा मचा मचा के आई लव इजराइल और मैं इजराइल की आर्मी से लड़ने जाऊंगा वगैरह वगैरह करके दुनिया में बदनाम जरूर कर दिया है हमारे मुल्क को कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन हमारे मुल्क की हुकूमत भले आपके साथ खड़ी हो, हमारे मुल्क के भक्त भले आपके साथ खड़े हों जो हुकूमत के भक्त हैं, लेकिन इस मुल्क की रूह हमेशा हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ी रही है। हिंदुस्तान वो पहला नॉन अरब मुल्क था जिसने फलस्तीन को मान्यता दी थी, फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क की मान्यता दी थी। इंदिरा गांधी की आपको तस्वीरें दिख जाएंगी यासर अराफात के साथ, और जब यासर अराफात हिंदुस्तान आए थे तो दिल खोल के उनका स्वागत हुआ था। अब भी फलस्तीन हमारे सीने में धड़कता है, अब भी हम फलस्तीन की आज़ादी की मांग करते हैं। आप हमारे देश में पॉपुलर नहीं हैं, आपसे हमारे देश के लोग नफरत करते हैं, यहूदियों से नहीं। ये गलत फहमी नहीं, हम एंटी सेमाइट कभी नहीं रहे हैं, हमें यहूदियों से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। हमने यहूदियों का दिल खोल के स्वागत किया है। हमारा सिनेमा हो, बाकी जगह हो, वहां यहूदी एक्टिव रहे हैं। हमारी दिक्कत उस विचारधारा से है, उस जायनिज्म से है जो फलस्तीनियों से उनकी जमीन छीनता है और जो फलस्तीन को तबाह बर्बाद करता है। खैर, नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं और यह खबर हिंदुस्तान से नहीं मिली, इजराइल से मिली। जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये सवाल भी पूछा। अब हिंदुस्तान के बारे में ज्यादातर खबरें हमको बाहर से मिलती हैं, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल से मिलती हैं। क्या करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? मैं पहले आपको बता दूं कि 2017 में, यानी प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 2 साल बाद ही 4 और 6 जुलाई के बीच पहली बार नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे और इस तरह से हिंदुस्तान से इजराइल जाने वाले पहले हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उनके पहले जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, शास्त्री जी, गुजराल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, कोई भी कभी इजराइल नहीं गया। पहले प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जो 2 दिनों के लिए 4 से 6 जुलाई तक 2017 में इजराइल गए थे। आरएसएस के लोगों के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि जब हिटलर यहूदियों को भगा रहा था तो वो हिटलर के साथ थे, और जब जायनिस्ट फलस्तीनियों से उनके हको हुकूक को छीन रहे थे तो जाकर जायनिस्टों यानी इजराइल के साथ हो गए आरएसएस के लोग। तो उसी आरएसएस से ट्रेनिंग लेके नरेंद्र मोदी आए हैं, तो जाहिर है इजराइल के लिए उनकी खास मोहब्बत है। लेकिन ये सिर्फ मोहब्बत है या उससे भी बड़ा कुछ है, ये देखना पड़ेगा। पहले तो आपको मैं बता दूं कि एप्स्टीन फाइल में जो जिक्र आया है कि मोदी इजराइल जाकर नाचे और गाए और इससे अमेरिका बहुत खुश है, ट्रंप को खुश करने गए थे, वो यही यात्रा थी। अगर इस यात्रा को आप देखें तो दूर संचार, वाटर प्रिजर्वेशन और साथ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इन सब चीजों पर समझौते हुए थे, कई सारे समझौते हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इजराइल का सबसे बड़ा ग्राहक है, यानी भारत सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स खरीदता है इजराइल से। और इसके तुरंत बाद यह खबर आई थी, इंडिया टुडे अगर आप याद करें तो उस समय खबर आई थी कि इजराइल ने भारत से भारतीय सेना को मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए $2 अरब का समझौता किया है, जो 70 किलोमीटर के दायरे में विमानों, मिसाइलों वगैरह को, ड्रोन वगैरह को नष्ट कर सकता है। डीआरडीओ जो हमारा है, डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों मिलजुल कर 16 लॉन्चर और 560 मिसाइलों का निर्माण करने वाले थे। कितना हुआ कितना नहीं हुआ यह हमको नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि जनवरी 2022 में न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से नवभारत टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर 2017 के इजराइल दौरे में नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच में समझौता हुआ था। आप जानते हैं हमारे यहां बहुत सारे पत्रकारों और नेताओं के मोबाइल में पेगासस पाया गया था। यह पेगासस वो है जिसके चलते अमेरिका के एक कोर्ट ने पेगासस बनाने वाली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जुर्माना लगाया था, लेकिन हमारे यहां कोई जांच नहीं हुई।
मैंने उस समय भी बताया था कि पेगासस सिर्फ सरकार खरीद सकती है, तो इजराइल ने पत्रकारों की और विरोधियों की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर दिया था, जो लोगों के मोबाइल में डाला गया था। और यह सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार खरीद सकती थी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल खरीद नहीं सकता था। तो यह पेगासस अगर आया होगा तो सरकार से ही आया होगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया था कि 2017 में जब मोदी गए थे तो पेगासस सॉफ्टवेयर की बात हुई थी और खरीदा गया था। दरअसल इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा जासूसी करने वाला देश है। अभी आज की खबर मैं बताऊं कि इजराइल में जो कारें हैं, उन कारों में ऐसी डिवाइस डाली गई है जिससे सरकार सबके ऊपर नजर रखती है कि कौन कार से कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। जाहिर है फलस्तीनियों को भी वही कार खरीदनी पड़ती है, तो फलस्तीनियों के ऊपर भी नजर रखी जाती है। चाइनीज और दूसरी कारें इजराइल में बैन हैं और इसलिए इजराइल सरकार लोगों की कारों द्वारा लोगों के ऊपर नजर रखती है। मोसाद दुनिया भर में अपने खिलाफ बोलने वालों के ऊपर नजर रखता है और बहुत सारी कार्रवाइयां कर चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्या नरेंद्र मोदी भी भारत में इजराइल टाइप का ही शासन बनाना चाहते हैं, जहां सबकी जासूसी कर सकें, जहां सबके ऊपर नजर रख सकें और जहां अपने खिलाफ बोलने वालों को रोक सकें, जहां अपने खिलाफ बोलने वालों को खत्म कर सकें? और देखिए, भारत इस मामले में अकेला नहीं है। खबर तो यह भी है कि आसिम मुनीर साहब भी यह हां कर आए हैं कि वो इजराइल की मुखालिफत नहीं करने देंगे अपने देश में। जनता जब शोर करेगी, बयान दे दिया जाएगा, लेकिन कुल मिलाजुलाकर इजराइल के साथ ही खड़े होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए यह बायसे शर्म होना चाहिए कि हमारे हुक्मरान इजराइल के सामने इस तरह झुके जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हाइफा पोर्ट सरकारी पोर्ट था, उसको प्राइवेटाइज किया गया नेतन्याहू के टाइम में, और उसके बाद उस पोर्ट में हिस्सेदारी मिली अडानी को। अडानी का समझौता हुआ वहां ड्रोन बनाने वाली कंपनी से, और अब अडानी ड्रोन बना रहे हैं एलियात यानी कि इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर। तो इजराइल के साथ जिस तरह से रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं और मोसाद के लिए जिस तरह से रास्ते खोले गए हैं भारत में, वो अपने आप में खतरनाक है। अभी हाल की बात बताऊं, एनएससी में ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया है रॉथस्चाइल्ड बैंक को। अब रॉथस्चाइल्ड कौन है? थोड़ा पीछे जाकर अगर आप देखेंगे, अगर आपको याद हो, आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो, तो इंग्लैंड ने जब ऑटोमन साम्राज्य पर लगभग कब्जा कर लिया था और मिडिल ईस्ट की बंदरबाट चल रही थी, मिडिल ईस्ट में जितने भी मुल्क हैं उनको कलम से बनाया गया था। ये वाला मुल्क इराक हो जाएगा, ये वाला मुल्क सीरिया कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये वो कहलाएगा। उसी समय पैलेस्टाइन को बेच दिया गया था ज़ायनिस्टों के हाथ। बाल्फोर डिक्लेरेशन आया था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजेदार बात यह है कि बाल्फोर डिक्लेरेशन किसी इजरायली सरकार के लिए नहीं लिखा गया था, यह रॉथस्चाइल्ड के लिए लिखा गया था, जो बड़ा बैंकर है, खानदानी बैंकर रहा है और इजराइल को बनाने वाला रहा है, जिसने इजराइल के पूरे प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, दुनिया में तमाम जंगें कराई हैं, और समझ लीजिए कि एप्स्टीन के सबसे करीबी लोगों में से एक। रॉथस्चाइल्ड का एक फेमस वीडियो है जिसमें वो बातचीत कर रहा है और बातचीत में कहता है कि मेरे परिवार ने इजराइल को बनाया। ऐसे रॉथस्चाइल्ड के लिए जो पूरी तरह से इजराइल के लिए काम करता है, या यूं कहें कि जो इजराइल का असल मालिक है, उसके लिए भारत में दरवाजा खोल देने का क्या मतलब हो सकता है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टारलिंक खोल दिया गया। स्टारलिंक क्या है? एलन मस्क का स्टारलिंक क्या करता है? एलन मस्क का भी नाम एप्स्टीन फाइल में खूब आया है, और एप्स्टीन के बारे में आमतौर पर लोग मानते हैं कि वो इजराइल के लिए काम कर रहा था। वो नेताओं का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, लड़कियां उनको अवेलेबल कराता था, उसके बाद उनके वीडियोज, उनके फोटोग्राफ खींच कर रखता था। माना यह जाता है कि वो इजराइल को देता था और इजराइल उसका इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। ये वही एलन मस्क है जिसने एक बार तस्वीर लगाई थी ईरान के चारों तरफ अमेरिकन बेसेस की और मजाक उड़ाया था कि अमेरिका ईरान के आसपास इतने सारे बेस क्यों बनाता है। और वही एलन मस्क जब ईरान में अभी तमाशा शुरू हुआ, बलवा शुरू हुआ और इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो वहां पर सर्विस दे रहा था स्टारलिंक की, ताकि जो बलवाई हैं वो आपस में जुड़े रहें। ये तो अलग बात है। ये तो अलग बात है कि ईरान ने स्टारलिंक को नाकामयाब कर दिया और एलन मस्क का खेल पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एलन मस्क पिछले कुछ सालों से खुल के खेलता है इजराइल के लिए। ये हम सब जानते हैं। हो सकता है एप्स्टीन के पास कुछ ऐसी चीजें हो एलन मस्क की
जो अवेलेबल करा दी गई हो इजराइल को, और उसके बाद इजराइल के इशारों पर नाचता है एलन मस्क, उस एलन मस्क के स्टारलिंक को यहां पर जगह दे दी गई, पास कर दिया गया कि आइए स्टारलिंक लगाइए, चारों तरफ लोगों को इंटरनेट सर्विस दीजिए और फिर लोगों का सारा डेटा, लोगों की सारी जानकारी इजराइल, मोसाद और अमेरिका के CIA को पहुंचाइए। कई ऐसी इंडस्ट्रीज को, कई ऐसे संगठनों को यहां पे जगह दी गई जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो इजराइल के लिए काम करते हैं। बिल गेट्स के लिए पलक पावड़े बिछा दिए गए। ये वही बिल गेट्स है जिसके बारे में एप्स्टीन फाइल में लिखा था कि किसी लड़की के साथ सोने की वजह से इसको बीमारी, छूत की बीमारी हो गई थी और उसके बाद ही इसकी पत्नी ने इसको तलाक दे दिया था। ऐसे आदमी का हिंदुस्तान में स्वागत होता है, नायडू गले लगाते हैं और लोग लिए लिए घूमते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? 2014 के पहले इजराइल से हमारे रिश्ते थे, लेकिन काम चलाऊ रिश्ते थे, हम सर पे चढ़ा के नहीं रखते थे। 2014 के बाद ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल की गुलामी कर रहे हैं। रशिया से हमने रिश्ता खराब कर लिया, चाइना से हमारा रिश्ता खराब है ही, अगल बगल के सारे मुल्कों से हमने रिश्ता खराब कर लिया। साउथ एशिया में हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका, जहां रंगभेद के खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ हम पूरी तरह से खड़े थे, वो साउथ अफ्रीका अब हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ पता नहीं कितने साथ हैं, लेकिन हम इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। हमारी सरकार इजराइल और अमेरिका के साथ है। नेतन्याहू के ऊपर ICC का वारंट है और इसीलिए नेतन्याहू यूरोप के भी कई मुल्कों में पैर नहीं रख पाता है, लेकिन जा रहे हैं उसी नेतन्याहू को गले लगाने हमारे नरेंद्र मोदी। और इस तरह से भारत मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों से लगातार दूर होता चला जा रहा है। अब यह कोई मजबूरी है, कोई नाल फंसी है, कोई लालच है या सोचा समझा खेल है? मैं याद दिला दूं, रूबियो ने अभी म्यूनिख में कहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले 1945 के पहले यूरोप लगातार बढ़ रहा था, उसकी तमाम कॉलोनीज थी, बस्तियां थी, एशिया और अफ्रीका के तमाम मुल्कों पर कब्जा था। 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने ये सब बंद कर दिया और ये दोबारा शुरू करने की जरूरत है। और दोबारा टेक्नोलॉजी की सहायता से आप करेंगे गुलाम, बिजनेस की सहायता से गुलाम करेंगे। कोई आके यहां पर राज नहीं करेगा, लगेगा हमारा अपना राज चल रहा है, लेकिन सारे डिसीजन अमेरिका से होंगे। और इसी प्रोसेस को मजबूत बनाने शायद नरेंद्र मोदी जी इजराइल जा रहे हैं। खैर, देखते हैं इजराइल में क्या क्या देकर आते हैं, क्या क्या लेकर आते हैं। लेकिन मैं एक भारतीय होने के नाते बिना किसी डर के, बिना किसी के दबाव के बहुत साफ कहता हूं कि हम हिंदुस्तानी फलस्तीन के साथ थे, फलस्तीन के साथ हैं और फलस्तीन के साथ रहेंगे। हम फलस्तीनी आज़ादी का ख्वाब देखते रहेंगे और मैं बार बार कहता हूं कि अपनी ही जिंदगियों में फलस्तीन की सरकार से वीजा लेकर फलस्तीन घूमने जाएंगे, वहां के लोगों से मिलने जाएंगे। बाकी जो है वो है गजा से और ईरान से और बाकी जगहों से जब भी आगे अपडेट आती है, मैं रोज ही अपडेट करता हूं, करता रहूंगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। जब कोई लिखता है फर्स्ट कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए कितना भरोसा है, बिना वीडियो देखे ही लोग आकर लव बना रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और फर्स्ट कमेंट उन्होंने किया है ये दर्ज भी करा रहे हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस दूर तक पहुंचाते रहिए और एक अपील कि हमारे TCH फैमिली के मेंबर बन जाइए। बहुत आसान है। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा है, उसको स्कैन कर लीजिए या फिर ज्वाइन बटन दबाइए वीडियो के ठीक नीचे, या फिर हमारे लिंक्स में आपको साफ साफ दिख जाएंगे ज्वाइनिंग के लिंक। 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हर मेंबर हमारी ताकत को इतना बढ़ाता है कि हम बिना डरे, बिना झुके कैमरे, सरकार और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल पाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।